गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। तो आज की क्लास में हम फिर से एक बार लॉज ऑफ मोशन के कुछ थोड़े से अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है, देयर इज ए वॉल। ठीक है, और म्यू यहां पे है 0.6। ठीक है, म्यू 0.6 है एंड दिस ब्लॉक हैज ए मास ऑफ 4 kg। ठीक है, यहां से हमको फोर्स लगाना है जिससे कि ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया जा सके। ठीक है, एंड दिस प्रेसिंग फोर्स इज 70 न्यूटन। ठीक है, ये प्रेसिंग फोर्स जो है ये 70 न्यूटन है। ठीक है, और अभी इस केस में तुमको बताना है कि पहला, ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। म्यू का वैल्यू 0.6 है। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, पहले ये कर लो, इसका फ्रिक्शन निकाल लो, इसके बाद दूसरा पार्ट दूंगा। मैं इस पे 70 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा हूं, 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और वॉल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। ठीक है, आपको बताना है फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर। देखो, हिंट यही है कि आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये चल पड़ा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो तुम फ्रिक्शन को म्यूएन लिख दो। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो फिर आपको देखना होगा कि अप्लाइड फोर्स क्या है, फिर फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स के इक्वल लिखना पड़ेगा। देखो, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स mg के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन वॉल से किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन वॉल से लगेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना ज्यादा ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट पुश करोगे उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जितना फोर्स लगाओगे रिटर्न में उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेफ्ट या राइट मूव तो कर नहीं रहा। तो N और F जो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, कैपिटल F, ये इक्वल होना चाहिए। सो N is equal to F which is 70 न्यूटन। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं। देखो, इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स या ड्राइव करने वाला फोर्स कौन सा है, या अप्लाइड फोर्स किसको हम बोल सकते हैं? mg को बोलेंगे, विच इज 40 न्यूटन। अब ये तो ब्लॉक को नीचे लेके चला जाता अगर फ्रिक्शन नहीं लगता, लेकिन अभी ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन भी लगेगा। तो सबसे पहले यही तो चेक करना है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा है तो मोशन होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो F max इज म्यू इंटू N विच इज 42 न्यूटन। अब देखो, 40 न्यूटन जो है वो 42 न्यूटन से छोटा है, तो इसका मतलब देयर विल बी नो मोशन। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, विच इज 40 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। अब देखो, एक इसमें नेक्स्ट पार्ट है जो ये कहता है कि 240 न्यूटन, ठीक है, एक F डैश्ड 240 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड in horizontal direction। ठीक है, applied in horizontal direction, I'm sorry, 240 नहीं, 30 न्यूटन। a 30 न्यूटन force is applied in horizontal direction parallel to the wall। what will be the friction now and what is
द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीज बताना है आपको। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है, एक फोर्स हमको लगाना है वॉल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 न्यूटन का, और अब आपको बताना है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा और ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्टेटमेंट अगर तुम व्यू चेंज कर लो। ठीक है, जो देखना है वो इधर से देखो तो तुमको ज्यादा आसानी से फोर्सेस और नजर आएगा। एफ फोर्स तो हम लगा ही रहे हैं, 70 न्यूटन हम लगा रहे हैं, एक और फोर्स हमने वॉल के पैरेलल लगा दिया 30 न्यूटन का। ठीक है, वॉल के पैरेलल 30 न्यूटन का एक और फोर्स हमने लगा दिया। तो आपको बताना है कि अब फ्रिक्शन कितना होगा और ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखो, मैं अब इसको दूसरी साइड से देख रहा हूं, जिधर से मैंने आई दिखाया आपको। ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर मैं इनवर्ड एक फोर्स लगा रहा हूं, कितना, 70 न्यूटन का, ऐसे धक्का दे रहा हूं। ठीक है, वॉल है मेरे सामने, अब मैं इधर से देख रहा हूं, 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, एक इसका अपना वेट है 40 न्यूटन, और अब एक वॉल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम लगा रहे हो F डैश इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके, जयंत ने कहा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेटा इमेजिन करो तुमने कभी ऐसे किसी चीज को, कोई ब्लॉक है, उसको दीवार में दबा के रखा होगा कि वो गिरे नहीं, तो दबा के रखा 70 न्यूटन फोर्स से, तो वो गिर नहीं रहा था। अब तुमने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और लगा दिया वॉल के पैरेलल, इधर से दबाया और इधर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और लगा दिया। तो उससे क्या होगा कि अब ब्लॉक के ऊपर ड्राइविंग फोर्स 40 नहीं रहेगा, अब वो ड्राइविंग फोर्स 30 के साथ मिलके कुछ और बन जाएगा। ठीक है, वो 30 के साथ मिलके अब बन जाएगा 50। ये 30 है, ये 40 है, सो द रिजल्टेंट विल बी 50 न्यूटन। अब ये 50 न्यूटन इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आदित्य का आंसर बिल्कुल ठीक है, 50 न्यूटन 42 न्यूटन से ज्यादा है। तो अब ये ब्लॉक रुकेगा नहीं, अब फ्रिक्शन इस पे एग्जैक्टली मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, ये पूरा 42 न्यूटन लगेगा, पूरा F मैक्स तक पहुंच गया, मतलब अब तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो अब एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन माइनस 42 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 kg, सो दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक और सिचुएशन तुमको दे रहा हूं मैं, इसको समझना है। ये दिया हुआ है कि एक 2m का ब्लॉक है और एक m मास का ब्लॉक है। ठीक है, और अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि ऐसे ये फिक्स्ड है, और यहां पे फोर्स हम F लगा रहे हैं। ठीक है, दिस इज m, दिस इज 2m, और यहां पर है फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन म्यू है। आपको बताना है कि जो फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, टू फाइंड, एक तो फ्रिक्शन बिटवीन the blocks if F is equal to mg और B F is equal to 4 mg। ठीक है, ये दो केसेस में आपको ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन बताना है। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है,
देखते हैं जरा ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग की टेंडेंसी है किधर है, किस ब्लॉक पे किस तरह से फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। कुछ ऐसे करके सोचते हैं, कुछ ऐसे सोचते हैं। ये अगर F है फोर्स, तो ये टेंशन T कितना हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं दिया हुआ हो तो पुली को हम आइडियल लेते हैं, मासलेस एंड स्मूथ। तो हमको पता है कि दोनों साइड जो टेंशन है वो आधा आधा हो जाएगा, F/2। फिर यहां भी टेंशन वही होगा क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, पूरे पे पास कर रहा है। यहां पे फिर टेंशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2T। तो अभी जरा सोचो, स्मॉल m के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F/2 या T लग रहा है, ठीक है। इट इज T इक्वल टू F/2, ये स्मॉल m है, और ये 2m है, इस पे फोर्स लग रहा है 2T इक्वल टू F, ठीक है। कितना फ्रिक्शन लगेगा दोनों के ऊपर। अब F का वैल्यू मुझे mg और 4mg ऐसे दो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों केसेस के लिए हमको बताना है कि क्या लगेगा। दोनों का एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं कितना कितना होगा, फिर हमको पता चलेगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इनमें स्लिपिंग कैसे होती। एज्यूम कर लेते हैं शुरू में कि फ्रिक्शन है नहीं, कहीं भी नहीं है, तो इसका एक्सेलेरेशन a1 दिस विल बी F/2m एंड इसका एक्सेलेरेशन a2 ये भी हो जाएगा F/2m। तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन अगर इक्वल है तो फॉर एनी फोर्स F इनके बीच में स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, इनके बीच में स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ F, ठीक है। तो ये सिंपली आपको यही बताना है कि बोथ द वैल्यूज ऑफ F ये कितना इसमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है। चलो अब एक थोड़ा सा ऐसे सिंपल हम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो एक चेन है, ठीक है, ऐसे, और ये एक फिक्स्ड स्फीयर के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ये स्फीयर फिक्स्ड है, स्फीयर मूव नहीं कर सकता, और यहां पर एक धागा बांधा हुआ है हमने ऐसे, ठीक है। और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है 2/π मीटर, ठीक है। और ये जो चेन है, दिस चेन हैज लेंथ L इक्वल टू 1.5 मीटर एंड लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आपको बताना है कि इस धागे के अंदर टेंशन कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। चेन इज हेल्ड स्टेशनरी बाई ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, आपको बताना है टेंशन उस स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा। चलो इसका वैल्यू निकालो, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां से ये है कितना लेंथ ये स्फीयर के ऊपर है और कितना लेंथ इसका लटक रहा है। पहले तो ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग के ऊपर। ये वाला लेंथ कितना होगा, π/2r, सो दिस इज 1 मीटर, क्योंकि r का वैल्यू 2/π दिया हुआ है, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। अच्छा, आपको याद होगा जैसे अगर मैं इस तरह का सिचुएशन लूं कि यहां पे मान लो कोई स्ट्रिंग है और इधर कोई ब्लॉक लटका दिया और मैं तुमसे पूछूं यहां पे टेंशन कितना होगा, तो तुम सिंपली बोलोगे mg के इक्वल होगा, क्योंकि जितना फोर्स इस पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है वो टेंशन से बैलेंस हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही इसमें भी करते हैं, इसमें भी आपको कुछ ऐसे ही करना होगा कि यहां से ठीक है, थीटा एंगल पे एक छोटा सा पार्ट ले लो, ठीक है, ये थीटा एंगल है
हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। इस पे एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, ये ठीक है, ये डी थीटा है, तो ये जो लेंथ होगा दैट विल बी आर डी थीटा, छोटा सा लेंथ। इसका वेट जो है वो ऐसे इस तरह से लग रहा होगा, ये आर डी थीटा था, ये डाउनवर्ड लग रहा होगा इसका वेट ऐसे, ठीक है, dm इंटू जी। इसका ये वाला कंपोनेंट इसको मोशन के डायरेक्शन में खींच रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी थीटा। तो इधर लिखा जाएगा दिस इज dm g cos थीटा। और इसके अलावा इसका जो वेट है, इतने पोर्शन का वेट जो है वो कितना है, 0.5 लैम्डा इंटू जी। ये वेट तो पूरा का पूरा इसको नीचे खींच रहा है, बट इस वाले का जो है हमको फिर इंटीग्रेशन करना होगा, यहां से 0 से लेकर के 90 डिग्री तक सारा अलोंग द सरफेस जो भी उस वेट का कंपोनेंट लग रहा है वो धागे को खींच रहा होगा। तो डीएम जी कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन निकालो, डीएम जी कॉस थीटा। डीएम कितना है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना होगा थीटा इक्वल टू 0 टू π/2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो लैम्डा आर साइन थीटा 0 टू π/2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली साइन थीटा साइन π/2 1 हो जाएगा। सो दिस इज, अच्छा जी भी होगा इसमें जी भी लिखना पड़ेगा, डीएम जी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जी लिखना होगा। सो दिस इज लैम्डा आर जी ओनली एंड दिस इज 0.5 लैम्डा जी। तो आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो टेंशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। सो लैम्डा जी डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा जी इंटू 2/π, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। आदित्य ने कहा 5 लैम्डा, तो बेटा ये 5 लैम्डा तो मुझे नहीं दिखा।